हेलो माय चैंपियंस। आई होप सब अच्छा चल रहा है दोस्तों। बीपीएसजी 172 का अपन गेस्ट पेपर देखेंगे जून 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस किताब का नाम है शासन मुद्दे और चुनौतियाँ। ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो दोस्तों एक वीडियो और बना रखी है मैंने दिसंबर 2024 में जो पेपर लगा था, है ना। वो वीडियो देख लेना आप, कमेंट बॉक्स में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी पहले ही कमेंट में। तो मेरी गारंटी है इस बात की कि अगर कोई दोनों वीडियो देख लेता है शांति से और उसको लिख लिख के याद कर लेगा तो पास तो हो ही जाओगे, साथ में बहुत तगड़े नंबर आप लाने वाले हो। ठीक है, इस तरह से अगर आंसर लिखोगे तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे किस तरह से बेहतर नंबर लाए जाते हैं इग्नू के अंदर। राइट, और हमारे 70-80 नंबर है वो कंफर्म हो जाएंगे अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप सारे पॉइंट अच्छे से लिख के आते हो तो। राइट, तो दोस्तों पहला सवाल है इसमें, वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही सवाल आया है। देखो, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो वैश्वीकरण और राज्य है इसके बीच में संबंध बता दो। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट रहेगा अपना वैश्वीकरण और बाजार में संबंध। राइट, और फिर वैश्वीकरण तथा नागरिक समाज में क्या संबंध होता है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो परफेक्ट हो जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो वैश्वीकरण क्या है दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें पूंजी यानी कि पैसा, श्रम यानी कि लेबर, ज्ञान, तकनीक, मानव संसाधन, संस्कृति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होता है। जैसे कि मैं अमेरिका जाकर के पढ़ाने लग जाऊं तो एक मानव संसाधन कहलाऊंगा मैं, और मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो इसी प्रकार से नॉलेज का ट्रांसफ़र करना, है ना, तकनीक को, विज्ञान को सीखना और पैसों का लेन देन करना, ये सब वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वैश्वीकरण राज्य के बीच में संबंध क्या है कि वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को बदल दिया है, यानी कि राज्य के जो पहले काम होते थे उसमें बदलाव आ चुका है और जिससे राज्य की शक्ति और संप्रभुता कम हुई है। यानी कि दोस्तों आज एक देश में, यहाँ पर राज्य का मतलब एक कंट्री है। जैसे कि भारत में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो पहले राज्य खुद ही डिसीजन लेता था, लेकिन दोस्तों आजकल ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं किसी देश में स्थापित तो हो जाती हैं, तो अरबों खरबों की कंपनियां रहती है, तो उस देश की नीतियों को, उस देश के प्रोग्राम को ये प्रभावित करती है, सरकारों पे दबाव डालती है और अपने हिसाब से नीतियाँ बनवाती है। तो राज्य की जो संप्रभुता यानी कि अब राज्य दबाव में आ जाता है इन कंपनियों के। तो शक्ति और संप्रभुता इस तरह से कम हो रही है राज्यों के सामने। अब वैश्विक बाजारों यानी कि दुनिया की मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव के अनुकूल ढलने की अनुमति है, सॉरी चुनौती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि भारत है वो विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा है और विश्व व्यापार संगठन WTO जिस प्रकार से नियम बना देगा उसी प्रकार की व्यापार की नीतियाँ भी भारत को बनानी पड़ेंगी। राज्यों ने सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश बंद कर दिया है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां लगातार बढ़ती जा रही है, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, सरकारी कंपनियां हैं वो कम होती जा रही हैं और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यों का अपनी अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक संरचनाओं पर नियंत्रण कम होता जा रहा है। यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण प्रभावित होती है। राजनीति में जो नेता रहते हैं वो भी इन कंपनियों की बातें मानते हैं। राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय निगमों, अंतर्राष्ट्रीय निगम का मतलब है जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है लाइक गूगल, हुंडई, सुजुकी, ये सब, और अंतर सरकारी संगठनों का प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा है। अंतर सरकारी संगठन क्या होते हैं, दो सरकारों के बीच में, मतलब आप ये समझो कि अमेरिका और भारत के बीच में जो संगठन है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सरकारी संगठन भी है वो राज्य की संप्रभुता को, शक्तियों कम कर रहे हैं। वर्तमान में राज्यों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, यानी कि व्यापार बढ़ रहा है। राज्यों को अपनी सीमाओं के बाहर से अधिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आतंकवाद का। अभी एग्जाम्पल है दोस्तों, भारत में जो पहलगाम हमला हुआ था, तो बाहर की सीमाओं से हमें अधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक कानूनों यानी कि दुनिया भर के जो कानून है, जैसे कि समुद्र के लिए बने हुए हैं, ठीक है, WTO के नियम, यूनाइटेड नेशंस के कानून है, इनको वैश्विक कानून कहते हैं। और राज्यों के कानूनों में अंतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि भारत जो कानून बनाता है और दोस्तों यूनाइटेड जो नेशन कानून जो बनाता है उसके बीच में अंतर है, होता है, फलता है। राज्यों के पास अपने क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य प्रभावित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में आकर के, दबाव में आकर के वो अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है। इस तरह से याद करो आप। राज्यों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक सेवा का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये जो प्राइवेट कंपनियां ये सामाजिक सेवाएं भी तो प्रोवाइड कराती है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, ये सब। लेकिन राज्य की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है कि राज्य कमज़ोर नहीं हुआ है, आज भी इम्पोर्टेंट राज्य। तो राज्य क्या काम करता है, सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाकर संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है,
राज्य शिक्षा, परिवहन जैसी सामाजिक सेवाएं भी उपलब्ध करवा के नागरिकों का कल्याण करता है। जैसे कि सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, ठीक है, सरकारी बसें चलती है, वो हमारी आज भी हमें सेवा दे रही है तरह तरह की। और संपत्ति के अधिकार यानी हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। राज्य बाजार में सुधार कर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाता है और नागरिकों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। राज्य नागरिकों को आंतरिक व बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश में दंगे अगर भड़क जाए तो जो राज्य है अपनी सेना भेज करके उसको कंट्रोल करता है, नक्सलियों से हमें बचाता है। और भी अनेक खतरे हैं, साइबर खतरे, ये सब आंतरिक खतरों की कैटेगरी में आते हैं। और बाह्य सुरक्षा का मतलब है जैसे कि कोई दूसरा देश अटैक कर दे तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है भारत या राज्य, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से है ना, अपने को 3 पॉइंट पहला पॉइंट कंप्लीट अपना, वैश्वीकरण और राज्य के बीच में संबंध क्या था, राज्य कमजोरी हो रहा है कुल मिलाकर के। अब दूसरा संबंध पढ़ते हैं, वैश्वीकरण और बाजार में संबंध। मैं पहले बता दूं वीडियो लंबी होगी दोस्तों, लगभग 1 घंटे की, तो मैंने भी मेहनत की है, मुझे 3-4 घंटे लग गए इसको लिखते लिखते। तो आप भी टिके रहना, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। पास तो कन्फर्म हो, है ना, गारंटी इस चीज़ की, पास हो जाओगे, लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं तो टिके रहना, लास्ट तक देखना वीडियो। वैश्वीकरण से बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विपणन को अधिक कुशल बनाना और उपभोक्ताओं व्यवसायों के लिए अधिक अवसर पैदा करना शामिल होता है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में दोस्तों बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ पे आती हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है 2 कंपनियों के बीच में, और मार्केटिंग है वो अच्छी बनाई जाती है। और दोस्तों आज कस्टमर है वो मतलब एक कोई प्रोडक्ट आपको अगर ख़रीदना है तो उसकी आपको बहुत सी कंपनियाँ मिल जाएगी। जैसे कि एसी खरीदना है, ठीक है, तो एसी की 10 कंपनियां मार्केट के अंदर है। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण से दुनिया भर के बाजारों के बीच कंपटीशन बढ़ा है। वैश्वीकरण से जो मार्केटिंग है वो अधिक अच्छी बन गई है, व्यवस्थित बन गई है, जिससे कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में मदद मिलती है। यानी कि दोस्तों कस्टमर है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा अगर मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो। वैश्वीकरण के कारण ही संभव है। आज शॉपिंग मॉल में दोस्तों पहले क्या होता था, किराना स्टोर में जाते थे, वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, है ना, तेल साबुन अगर खरीदने जाते थे। आजकल शॉपिंग मॉल है दोस्तों, साबुन ही आपको 50 तरह की मिल जाएगी, ठीक है। तो वैश्वीकरण कम कीमतों पर अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री की अनुमति देता है। वैश्वीकरण से खुले बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाएं बनती है। आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन, जैसे कि आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हो तो दोस्तों सप्लाई चेन बनी हुई है, आप तक घर तक सामान आ जाता है। खुले बाजार का मतलब है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप कंपनी स्थापित कर सकते हो, मार्केट में सामान बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। खुली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से आगे बढ़ती है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब कि ऐसा देश जो अपने बाजार को खुला रखता है, यानी कि दूसरे देशों की कंपनियों को भी आने देता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाता है और मार्केट में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। माना जाता है जो अमेरिका, इंग्लैंड आगे बढ़े हैं, फ्रांस आगे बढ़े, अपनी खुली अर्थव्यवस्था के कारण आगे बढ़े हैं। वैश्वीकरण से मुक्त बाजार अवधारणाएं आई हैं। मुक्त बाजार मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब है कि जो राज्य, कोई देश है वो बाजार में अधिक इंटरफेयर नहीं करेगा, ज़्यादा मार्केट को अपने हिसाब से चलने देगा। उदारीकरण आने, सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने से कंपनियों की लागत में कमी आई है। सॉरी, सेवाओं की आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि इंग्लैंड की कोई कंपनी है, ठीक है, इंग्लैंड में कार बेचती है, मान लो उसने अपना कस्टमर केयर सेंटर वो इंडिया के अंदर खोला हुआ है, गुरुग्राम के अंदर, राइट, तो उनका खर्चा बचता है इससे। तो कंपनी अपनी जगह में कोई अपनी यूनिट स्थापित न करके दूसरे देश में अगर कोई यूनिट स्थापित कर ले, उसको सेवाओं की आउटसोर्सिंग कहते हैं। आप ये समझो, मैं यूट्यूब का अगर ये चैनल मैंने बना रखा है तो मान लो मैं थंबनेल बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए दूसरों को काम सौंप दूँ, मैं काम ना करूँ, तो ये सेवाओं की आउटसोर्सिंग कहलाती है। ये वैश्वीकरण में संभव हो पाया है, जिससे बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो 2 से अधिक देशों में व्यापार करती हैं, अधिक पैसा आज कमा रही है। बाजारों पर सरकारों का नियंत्रण कम होता जा रहा है। ये वैश्वीकरण और बाजार का संबंध था। अब आगे पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट इसका, वैश्वीकरण तथा नागरिक समाज में संबंध। वैश्वीकरण और नागरिक समाज एक जटिल रिश्ते से जुड़े हुए हैं, जिसमें नए सामाजिक कर्ताओं का विकास, वैश्विक शासन का लोकतांत्रिकरण और मानव अधिकारों की सुरक्षा शामिल हो गई है। कहने का मतलब क्या, नागरिक समाज आप और मैं मिलकर के अगर समाज की भलाई के लिए काम करे, सरकारों से कुछ पैसा ना ले, ठीक है, तो नागरिक समाज कहलाता है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दोस्तों नागरिक समाजों को, मतलब जैसे ग्रीन पीस है वो पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट को संभालता है, तो ये वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया। कोई ग्रीन पीस है, किसी भी देश में अगर पर्यावरण संबंधी प्रदूषण हो रहा है वहाँ पर आंदोलन करवाता है, तो इससे मानव अधिकारों की सुरक्षा हुई है, उस देश में लोकतांत्रिकरण का विकास हुआ है। वैश्वीकरण और गैर राज्यकर्ताओं
देखो, एक तो राज्यकर्ता होता है, उसमें एक देश आता है, एक होता है गैर राज्यकर्ता जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम, है ना, नागरिक समाज आते हैं। तो नागरिक समाज क्या गैर राज्य करता है। तो नागरिक समाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने के लिए नए स्थान बनाता है वैश्वीकरण। नागरिक समाज किसी भी देश में स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकता है। यानी कि दोस्तों, हम सरकारों के खिलाफ अगर कोई सरकार ने गलत कानून नीति बनाई है तो नागरिक समाज मिलकर के सरकारों पर दबाव डाल सकते हैं तथा वैश्विक शासन को भी लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। यह मानव अधिकारों की रक्षा करने में मदद कर सकता है ताकि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास के लाभों में उचित हिस्सा मिल सके। दोस्तों, ये था अपना वैश्वीकरण और राज्य, वैश्वीकरण और बाजार, और वैश्वीकरण और नागरिक समाज में संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल, हर एक लाइन बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसको ध्यान से रटना, 5 बार वीडियो को देखना, लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शासन की अवधारणा का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है। ये आया हुआ सवाल है पहले का भी, ठीक है, वापस रिपीट हो सकता है दोस्तों, चांस बन रहा है इसकी। अवधारणा का मतलब होता है जनरल आइडिया, सामान्य विचार। तो शासन का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा सकता है। टिप्पणी करना है इस कथन की। तो सबसे पहले तो शासन का मतलब बता दो आप। किसी संगठन अथवा सरकार द्वारा नियमों, प्रक्रियाओं व संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों को शासित करना शासन कहलाता है। यानी कि जो सरकार, जैसे कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट 2025 में बहुमत में बैठी हुई है, वो कानून प्रक्रियाओं की सहायता से हम पर शासन कर रही है, तो ये प्रक्रिया शासन कहलाती है। अब शासन का प्रयोग अल्पतम राज्य के रूप में भी किया जा सकता है। अल्पतम राज्य का मतलब होता है दोस्तों कि जो वहाँ की सरकार है वो समाज में कम हस्तक्षेप करती है ना। ऐसे राज्य में वहाँ की सरकारें अर्थव्यवस्था, नागरिकों के जीवन और सामाजिक सेवाओं में सीमित हस्तक्षेप करती है। नागरिकों की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा करना तथा उनके कानूनी समझौतों की सुरक्षा करना, बस यही राज्य का काम होता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों आप कितना ही व्यापार करो, कितना ही पैसा कमाओ, है ना, कुछ भी पढ़ो, आप किधर भी जाओ, तो अगर ऐसे देश में हो तो वहाँ पर शासन किस प्रकार का है, वहाँ पर अल्पतम राज्य के रूप में शासन स्थापित हुआ है। यानी कि सरकार, वहाँ की जो राज्य वहाँ का है, वो हस्तक्षेप कम करता है। और राज्य का काम क्या है, सिर्फ मान लो आपने किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करार किया हुआ है तो वो कानूनी समझौता जो होता है व्यापार का, वो लागू करवाता है, उसकी सुरक्षा करता है और हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी करता है सेना और पुलिस के माध्यम से। सिर्फ राज्य का यही काम होना चाहिए, राज्य का इससे ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के राज्य में निजी क्षेत्र नागरिकों को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज से 30-40 साल पहले सिर्फ भारत में BSNL कंपनी थी, BSNL सरकारी कंपनी थी टेलीकॉम सेक्टर की, और आजकल भतेरी कंपनियाँ जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, है ना, रिलायंस, ये सब। तो ये निजी क्षेत्र नागरिकों को कई तरह की सेवाएं देते हैं। कॉरपोरेट शासन में भी प्रयोग किया जा सकता है शासन का। कॉरपोरेट शासन का मतलब क्या है दोस्तों, कोई प्राइवेट कंपनी है वो भी तो कुछ नियमों की सहायता से चलती है, तो वो कॉरपोरेट शासन कहलाता है। कॉरपोरेट शासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली है जिसके द्वारा किसी कंपनी को निर्देशित या उसको डायरेक्शन दिया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। कंपनी को इस शासन में पहचाना जाता है, या कॉरपोरेट शासन में पहचाना जाता है कि किसके पास शक्ति और जवाबदेहिता है और कंपनी में कौन निर्णय लेता है। जैसे कंपनी के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं जो कंपनी से संबंधित डिसीजन लेते हैं। एक उनका एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है, कार्यकारी प्रबंधन होता है जो मैनेजमेंट संभालता है। तो कंपनी में किसके पास पावर ज़्यादा है, कौन अकाउंटेबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें पता चलता है कॉरपोरेट शासन में। नवीन लोक प्रबंधन के रूप में भी शासन का प्रयोग किया जा सकता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसमें नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखा जाता है और ग्राहकों को सेवा दी जाती है, और लोक सेवकों को लोक प्रबंधक के रूप में देखा जाता है। लोक सेवक कौन होते हैं, जितने भी ये सरकारी अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ये दोस्तों जनता के नौकर हैं, ठीक है, ये जनता के लोक सेवक है। यह शासन, तभी तो नौकरशाही बोलते हैं इस चीज़ को, यह शासन नागरिक केंद्रित होता है, ठीक है। कौन सा शासन, नवीन लोक प्रबंधन वाला शासन नागरिक केंद्र होता है, यानी कि नागरिकों को केंद्र में रख के सेवाएं दी जाती है। यह एक सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली है जो दक्षता यानी कि एफिशिएंट वे में प्रभावशीलता, यानी कि अगर कोई योजना लागू हो रही है तो उसका 100% रिजल्ट आता है, में सुधार हेतु निजी क्षेत्रों के विचारों और तकनीकों का उपयोग करती है। आप तो ये समझो कि मान लो किसी शहर के अंदर अस्पताल खुलना है तो उस अस्पताल में प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगा रहा है और गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है। तो इस प्रकार के शासन को कहेंगे नवीन लोक प्रबंधन। आप अपने शब्दों में आप इसको याद कर लेना। चौथा है सुशासन के रूप में शासन, ठीक है, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। इसमें भी ऐसा शासन जिसमें भागीदारी, आम सहमति, भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेट करना, सभी की सहमति हो, जवाबदेही, पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि खुलापन, यानी कि सरकार अपनी नीतियाँ कार्यक्रम बनाते टाइम
या सरकारी योजनाओं में कितना पैसा खर्च किया है वो जनता को खुले रूप में बताइए, पारदर्शिता कहलाती है। कोमा उत्तरदायी, कोमा प्रभावी, कुशल, न्याय संगत, कोमा समावेशी। समावेशी क्या होता है? जिसमें समाज का प्रत्येक आदमी शामिल होता है। कोमा कानून का शासन होता है, ऐसे देश में सुशासन स्थापित कहलाता है, सुशासन स्थापित होता है। भारत में सुशासन स्थापित करने के कुछ प्रयास किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना है, ये आगे समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट भी है। ई गवर्नेंस, यानी कि दोस्तों सभी जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर फाइलों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। पहले बड़ी बड़ी फाइलें का अंबार लगा रहता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि किसी भी देश में व्यापार करने की कितनी अनुकूलताएं हैं, क्या बिजनेस लगाया जा सकता है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहलाता है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या कहलाता? शासन में उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर तक अगर शक्तियों का अधिकारों का ट्रांसफर हो रहा है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। पुलिस सुधार और आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यानी कि भारत में कुछ जिला को चुना गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है, वहाँ का विकास किया जाएगा। तो ये सब दोस्तों सुशासन यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आगे है सामाजिक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में शासन। हेडिंग आप सिर्फ याद कर लेना दोस्तों, इसको सोशल साइबरनेटिक्स बोलते हैं हमको, मैं आप मतलब भी बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपको लग रहा है कि वास्तव में यहाँ पे न्याय हो रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ मैं, ठीक है, तो आप एक प्यारा सा बढ़िया सा कमेंट करना, राइट, और इसको शेयर भी करना अगर कोई दोस्त है तो आपका। इस प्रकार के शासन में, यानी कि सामाजिक स्वतंत्रिक शासन क्या होता है? सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में शामिल सभी व्यक्ति मिलकर के जन कल्याण हेतु साझे लक्ष्य, हस्तक्षेप, निजी सार्वजनिक क्षेत्र हेतु नीति निर्माण करके शासित व्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब मान लो मैंने वही चीज़ कही है कि भाई कहीं पर अगर मान लो कोई स्कूल खुल रही है तो नागरिक समाज यानी कि गांव वालों ने भी डोनेट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर ने भी डोनेट कर दिया, है ना, और गवर्नमेंट ने भी उस स्कूल को बनाने में कुछ पैसा दे दिया, तो ऐसा शासन सामाजिक स्वतंत्रिक व्यवस्था कहलाता है। सब संगठित नेटवर्कों के रूप में शासन, जनता को सुविधा देने हेतु सब संगठित समूह बनाए जाते हैं, यानी कि वॉलेंटियर, आपकी इच्छा से अगर कोई नेटवर्क समूह बना लो तो उसको कहते हैं सब संगठित नेटवर्क, जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र शामिल होता है। ये संगठन लगातार रूप से राज्य, बाजार, नागरिक समाज से संपर्क में रहते हैं तथा शासन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। यार आप वही समझो ना यार, आप 5-6 दोस्त मिल करके एक संगठन बनाते हो और आप जनता की भलाई करने के बारे में सोचते हो, जैसे कि गरीब बच्चों को पढ़ा के आ गए, पेड़ पौधे लगा दिया आपने, तो दोस्तों आप भी शासन की प्रक्रिया में हिस्सेदार हो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका बताइए। दिसंबर 2024 में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका आया था, इस बार राज्यकर्ता की भूमिका, ये मुझे लग रहा है पक्का ही आ जाएगा, इसको रट लेना। देखो एक तो होता है राज्यकर्ता जिसमें एक देश आता है, और एक होता है गैर राज्यकर्ता जिसमें नागरिक समाज, दबाव समूह, बहुराष्ट्रीय निगम आता है। तो यहाँ पे राज्यकर्ताओं की भूमिका पूछा है संविधान को और शासन को चलाने के लिए। तो दोस्तों भारत में कानून का शासन है, उत्तर में क्या लिखना आप तो ये समझो कि किसी देश में शासन चलाना है प्रक्रिया और नियम बना करके, तो फिर एक देश की क्या भूमिका है, संविधान की क्या भूमिका, वही आपको लिखना है। भारत में कानून का शासन, यानी कि सारे लोग समान है कानून के सामने, गरीब अमीर, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई व्यक्ति हो। भारतीय संविधान जाति, नस्ल, पंथ, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और सभी को समान अधिकार व अवसर देता है आगे बढ़ने के। संवैधानिक सर्वोच्चता, ये है दोस्तों संविधान के संचालन के ढांचे में राज्यकर्ता की भूमिका, ठीक है। तो पहला है संविधान सर्वोच्चता, यानी कि संविधान सबसे ऊपर है भारत में। संविधान से ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, यानी कि जो नेता होते हैं जो विधायिका में बैठे होते हैं, कार्यपालिका का यहाँ पे मतलब है दोस्तों जितने भी मंत्री परिषद के नेता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति है, राइट, और सरकारी पुलिस अधिकारी है, ये सब कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। और विधायिका, इसमें दोस्तों पूरी संसद आ जाती है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को अधिकार कहाँ से मिलते हैं? संविधान से। संविधान के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या की गई कार्रवाई या जो संविधान के खिलाफ होगी वो अवैध यानी कि इनवैलिड मानी जाएगी। संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जैसे आपको भी तो है, आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। जैसे कानून के सामने समानता, धर्म की स्वतंत्रता, ये अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हैं। भारत की संसद संविधान को ध्यान में रखे कानून बनाती है, यह आप लिखना है। संवैधानिक सर्वोच्चता में ये राज्यकर्ताओं की भूमिका पूछा है, ध्यान देना, शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका। आगे है संसदीय प्रणाली, तो इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। कार्यपालिका मतलब कौन? मंत्री परिषद के जो नेता होते हैं, कैबिनेट नेता वगैरह।
वो मतलब जब भी कोई कानून नियम लाते हैं तो दोस्तों वो चर्चा करते हैं संसद में। इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि अगर कोई नेता कैबिनेट मंत्री है, कार्यपालिका का भी हिस्सा है और वो संसद का भी हिस्सा है, जैसे कि लोकसभा में भी तो सदस्यता रहती है, राइट। आप ये समझो हमारी जो विदेश मंत्री है वो कार्यपालिका का भी हिस्सा है और वो विधायिका का भी हिस्सा है, तो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका यानी कि बहुत कम शक्तियां हैं, तथा प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि प्रधानमंत्री के पास भारत जैसे देशों में बहुत ज़्यादा ताकतें हैं। लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला जो पार्टी होता है वही अपना सरकार बनाता है। आगे चलते को दोस्तों, तीसरी हेडिंग राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक अलग से भी सवाल बन सकता है, ध्यान देना कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिकाएं बताएं। आया हुआ सवाल है दोस्तों, ठीक है, आया हुआ सवाल है, वो भी इसी में से आप लिख देना, राइट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सवाल है, संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका बतानी है। तो इसमें तीसरा पॉइंट देखो, भारत राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका। भारत की राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, जो भारत सरकार का एक वकील होता है बड़ा। इसके प्रमुख काम देखो, राजनीतिक कार्यपालिका के कानूनों को लागू करना, राज्य संबंधित नीतियाँ बनाना, विदेश नीति बनाना, विदेशी संबंधों को संचालित करना या ऑपरेट करना, लोगों को सम्मान और उपाधि देना, टाइटल देना, देश की नौकरशाही व्यवस्था का संचालन करना, यानी कि जो जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधिकारी, आईपीएस वगैरह है उनको भी देखना, उनको ट्रेनिंग देना, लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करना जिससे जनता का भला हो, रक्षा, युद्ध, शांति के कार्य करना, ये हमारी राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। बजट तैयार करना, यह देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक अलग से भी एक सवाल आ सकता है, 20 नंबर का आया हुआ है कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका विस्तार से बताए। तो आप लिख देना, ये सिर्फ 2 हेडिंग लिखनी है इसमें से छांट कर, ठीक है। तो इसमें सिविल सेवा के अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी आते हैं, और सशस्त्र बल यानी कि हमारी जो पहले आर्मी है वो सब आता है इसमें। जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं, इन्हें अपने कार्य हेतु विधायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे कि भाई नेता, कार्यपालिका या नेता को तो ठहरा सकते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी, लेकिन इन व्यक्तियों को ठहरा नहीं सकते विधायकों के प्रति आप उत्तरदायी। या देश में समाज कल्याण, विकास की नीतियाँ, कार्यक्रम बनाकर उनको लागू करते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका निम्न उपकरणों की मदद से शासन को मजबूत बनाती है, जैसे कि दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो कोई भी भारतीय किसी सरकारी विभाग से सूचना मांग सकता है, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो आप एप्लीकेशन लिखो, फिर आपको 30 दिन के भीतर उस डिपार्टमेंट की सूचना मिल जाएगी। इससे दोस्तों पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ी। आगे समझाऊंगा। नागरिक घोषणा पत्र ये क्या, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसका उद्देश्य जन सेवाओं को प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण तथा नागरिक केंद्रित बनाना होता है ना। भारत में भी दोस्तों जितने भी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, जितने भी संगठन है, वो नागरिक घोषणा पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर डिक्लेयर करते हैं। उसमें बताते हैं कि नागरिकों की भलाई के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। जन सुनवाई सॉरी, यह एक प्रकार की बैठक होती है जिसमें नेता, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण शामिल होते हैं तथा जनता की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि गाँव के अंदर दोस्तों जब अधिकारी आते हैं, ठीक है, और पब्लिक भी वहाँ बैठी होती है, जन सुनवाई होती है, प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा भारत में सरकारी योजनाओं का सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों एक योजना है मनरेगा, जिसमें गांव के अंदर काम धंधा दिया जाता है, 100 दिन का, 365 दिनों में 100 दिन का काम मिलता है लोगों को, ये रेत पत्थर ये सब उठाना, ठीक है। तो सामाजिक ऑडिट क्या है वहाँ पे कि नरेगा में कितने व्यक्ति आए हैं, क्या समाज का प्रत्येक व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, राइट। ये सामाजिक ऑडिट कहलाता है, ठीक है। ऑडिट मतलब लेखांकन करना, लेखा जोखा रखना। तो राज्य शासन, ये 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। इस प्रणाली में मुख्यमंत्री को यानी कि राज्य के अंदर शासन किस तरह से चलता है, मुख्यमंत्री चलाता है ना। मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, वहाँ पे वोट डालकर। यह मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल कौन होता है, गवर्नर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एजेंट का काम करता है, जो बिचौलिए काम करता है, राज्यपाल करता है। इसके पास समस्त कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। विधानसभा में जनता के कल्याण हेतु नीतियाँ और कानून भी बनाए जाते हैं। अब इसमें एफ पॉइंट देखो, स्थानीय स्तर पे शासन। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। यानी कि दोस्तों आज से लगभग 1900 मतलब अगर
40 साल पहले देखे 1992 से पहले, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारी कानून नीतियाँ बनाती थी गाँव के विकास के लिए भी, वो सब वही करते थे। लेकिन दोस्तों हर गांव के बारे में आप थोड़ी पता लगा सकते हो, तो गाँव के लोगों को भी अधिकार और आज़ादी हो कि वो अपने गांव के लिए बेटर डिसीजन ले पाएँ। शहरों में भी दोस्तों जो नगर पालिकाएँ हैं, है ना, नगर परिषद है, ये भी क्या है, स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसलिए लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन की सहायता से 3 संस्थाओं की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, पंचायत समिति तहसील के लेवल पे, और जिला परिषद जो कि एक जिले में होती है। और 74वें संविधान संशोधन से भी 3 संस्थाएं बनी। नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए, नगर पालिका उससे बड़े शहरों के लिए, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। और नगर निगम जैसे कि सूरत, चंडीगढ़ और दिल्ली नगर निगम, सभी संस्थाओं ने लोगों को मजबूत सशक्त करके स्थानीय स्तर पर विकास के काम भी किए हैं। आगे चलो, न्यायपालिका की भूमिका। दोस्तों न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है तथा विवादों का समाधान करती है। हमारी जो अदालतें हैं, अदालतें न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसको कहते हैं। और न्यायिक समीक्षा एक प्रकार का टूल है, साधन है, जिसके जरिए गलत कानून को भी निरस्त अथवा रद्द कर देती है अदालत। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है कोर्ट, है ना। ये सब पॉइंट आपको लिख के आ जाने हैं अगर ये सवाल आए तो। संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आपको लिख देना है। और भाई एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखोगे नंबर क्यों नहीं आएंगे? मैं बता रहा हूँ कि आपको मजदूरी नहीं करनी है वहाँ पे, स्मार्ट वर्क करना, भले ही आपको कम आता हो, लेकिन आपका जो कंटेंट है टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। आपको नंबर उससे भी बेटर मिल जाएंगे जो कि वहाँ पे 50-100 पेज भर के आ रहा है, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शासन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका परीक्षण करें। ये दिसंबर में भी आया था 2024 वाले में। मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता देता हूँ, क्या पता आ ही जाए। गैर राज्यकर्ता यानी कि इसमें बाजार और नागरिक समाज ये सब आता है। तो बाजार की भूमिका क्या है शासन को चलाने के लिए? भारत में बाजार संसाधनों के वितरण को आसान बनाकर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देकर व्यवसायों को संचालित करने के लिए एक मंच प्रदान करके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाजार। तो बाजार क्या करता है? 2 कंपनियों के बीच में कंपटीशन करवाता है, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और व्यवसायों को संचालित करता है बाजार। सरकार उपभोक्ता के यानी कि जो कस्टमर है उनके हितों की रक्षा करके बाजार की विफलताओं को दूर करके बाजार को विनियमित करने हेतु यानी कि नियम की सहायता से चलाना, इसको कहते हैं विनियमित करना हेतु 2 संस्थाओं का निर्माण किया है सरकार ने, है ना। एक तो मतलब बाजार अच्छा चले, बाजार अच्छा होगा देश आगे बढ़ेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इसको कहते हैं, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। ठीक है, ये 2 संस्थाएं जिसके माध्यम से बाजारों को मजबूत किया गया है। बाजार तंत्र निर्धारित करता है कि मांग व आपूर्ति के आधार पर संसाधनों का वितरण कैसे और कहाँ किया जाए। दोस्तों मार्केट 2 सिद्धांतों पे, कॉन्सेप्ट पे चलता है, मांग और आपूर्ति। यानी कि दोस्तों जब मांग ज़्यादा होगी तो आपूर्ति भी ज़्यादा होगी। तो बाजार तंत्र ये डिसाइड करता है कि मांग और आपूर्ति कितनी है, उसके हिसाब से संसाधन किस तरह से बांटे जाए मार्केट के अंदर। बाजार व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा को सक्षम करके नवाचार यानी कि नए नए विचार प्रस्तुत करता है बाजार। दक्षता को प्रोत्साहित करता है जिससे आर्थिक विकास बढ़ता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कहीं पे हॉस्पिटल बनना है तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने पैसा लगा दिया, गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया, इसको कहते हैं PPP। ठीक है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, ठीक है, के माध्यम से देश में आधारभूत ढांचों का विकास होता है। आधारभूत ढांचे यानी कि सड़कें बनना, स्कूल बनना, अस्पताल बनना, मेट्रो बनना, यह सब। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार लागू हुए और आपको पता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आया था। यही तो आर्थिक सुधार कहलाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और बाजार उन्मुख नीतियों का निर्माण किया गया। बाजार उन्मुख नीति का मतलब है कि बाजार का विकास करने वाली नीतियाँ। भारत सरकार ने बाजार तंत्र को मजबूत करने हेतु औद्योगिक नीतियाँ भी बनाई है समय समय पर। आगे चलते हैं कि हम शासन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका देख रहे थे, तो इसमें दूसरा पॉइंट लिख के आ जाना डियर आप, नागरिक समाज की भूमिका शासन में। तो भारत में नागरिक समाज सरकार और नागरिकों के बीच एक पुल का, एक सेतु का काम करता है। ये वंचित समूहों की समस्याओं को उठाते हैं, जैसे कि समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, लाइक SC ST, दलित, महिलाएं, विकलांग, वृद्ध, अनाथ, ये सब इनकी आवाज़ उठाते हैं। नागरिक समाज सरकारी कामकाज की निगरानी करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। ये अनुसंधान और अभियानों के माध्यम से नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करके समुदायों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि सरकार ज़बरदस्ती के कोई कानून ना बनाए, ठीक है,
तो ये नागरिक समाज सरकार पर भी दबाव बनाते हैं ताकि सरकार है वो नागरिकों को अच्छी अच्छी सेवाएं दे। इससे क्या हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है, शासन के अंदर जवाबदेहिता बढ़ी है और सुशासन भी बढ़ा है। नागरिक समाज मानव अधिकारों को पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण बचाना, लैंगिक समानता यानी कि महिला और आदमी के बीच में कोई भेदभाव नहीं, सामाजिक समावेश यानी कि समाज का प्रत्येक इंसान इसमें शामिल हो, गरीब और अमीर सब, जैसे मुद्दे सरकारों के सामने रखते हैं नागरिक समाज। ये सरकारी गतिविधियों पर नज़र रखने, भ्रष्टाचार को उजागर करने तथा अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे साधनों का उपयोग करके शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जो नागरिक समाज है दोस्तों, आरटीआई दायर करके, एप्लीकेशन लिख करके किसी भी अधिकारी, किसी भी विभाग की जानकारी मंगा सकता है कि आपने इस प्रोग्राम में, इस स्कीम में, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च किया, क्या किसी ने पैसे तो नहीं खा लिए। तो नागरिक समाज सरकार के कामों की भी निगरानी करता है। नागरिक समाज गरीब लोगों को शिक्षा, चिकित्सा जैसी सेवाएं देता है। ये नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सरकारी नीतियों की भी आलोचना करता है और अदालत में उनको चुनौती देता है तथा जनता को लामबंद करता है। लामबंदी करना यानी कि राजनीतिक रूप से उनको संगठित करता है ताकि वो सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन करे और अपने अधिकारों को मांगे। आ रहा सबको समझ में यहाँ पर? ठीक है, ऐसे ही समझना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5, शासन के उपायों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। बार बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो इसी सवाल को, ये इस बार पक्का आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस गेस्ट पेपर में पिछले सालों के क्वेश्चन वो भी इंक्लूड किए हैं, किताबों से भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, राइट। तो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के जो शासन के उपाय हैं, जो शासन के तरीके हैं, वो आपको बताने हैं। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गांवों का विकास करना था, साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। इससे ग्रामीणों के जीवन में सुधार हुआ व कृषि उत्पादन बढ़ा। दूसरा, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये तरीके पढ़ रहे हैं जिसकी सहायता से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम NES। दोस्तों NES क्या है, याद कर लो। इसे भारत सरकार द्वारा 1953 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य उन इलाकों में विकास करना था जहां सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू नहीं हो सका था, यानी कि सरकार के पास पैसे कम पड़ गए थे, पूरे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू नहीं हुआ था। तो सरकार ने सोचा बचे हुए इलाके हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए हम राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू कर देंगे ताकि पूरे देश में समान रूप से विकास हो सके। इससे कृषि, ग्रामीण संचार, सामाजिक शिक्षा की प्रगति हुई। आगे चलते हैं। तीसरा तरीका लोकतंत्र को मजबूत करने का, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। दोस्तों इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, यानी कि योजना आयोग पुराना हो गया तो उसका नाम बदल दिया हमने, नीति आयोग आज इसको बोलते हैं। तो योजना आयोग के क्या पर्पज से क्यों स्थापित किया गया इसको? योजनाओं का निर्माण करना, सरकार को नीतिगत सुझाव देना, यानी कि सरकार अगर कोई पॉलिसी बना रही है किसी चीज़ को लेकर तो उसको रिकमेंड करना अपनी तरफ से कि इस तरह से काम करो आप। योजना की समीक्षा करना यानी कि रिव्यू करना, कमी है तो वो भी बताना सरकारों को। देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके उत्पादकता तथा रोजगार बढ़ाना, योजना आयोग के ये मकसद थे। आगे चलते हैं। 5 ईयर प्लान, FYP, पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 साल के लिए बनती थी, भारत सरकार इनको बनाती थी। इसके अंतर्गत भारत सरकार अपनी ओर से एक दस्तावेज तैयार करती है या डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसमें आने वाले जो 5 साल हैं वहाँ उन 5 सालों में सरकार क्या क्या काम करने वाली है, कितना खर्च करने वाली है सरकारी योजनाओं में, वो सब लिखा होता है। महत्वपूर्ण 5 ईयर प्लान देख लो। पहली पंचवर्षीय योजना, सरकार ने इसमें बांध बनाए, कृषि क्षेत्र में निवेश किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाने पे जोर। 6वीं पंचवर्षीय योजना, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक क्या है दोस्तों? गांव के अंदर क्या होता है, किसी के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं है, किसी के पास बीज खरीदने, किसी के पास गाय भैंस बकरी खरीदने के पैसे नहीं है, तो नाबार्ड बैंक गाँव के अंदर ऐसा बैंक होता है जहाँ लोन ले सकते हैं किसान, कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसमें जनसंख्या नियंत्रण करना शामिल था अलग अलग साधनों की सहायता से। आगे चलते 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं, तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया गया। आगे चलते हैं 5वां तरीका लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने हेतु 3 संस्थाओं की स्थापना की गई।
अभी बताया था, एक बार और बता देता हूँ, रट जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यह संस्थाएं ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाकर विकास के कार्य करती हैं। आगे देख लो छठवां, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो शहरों के अंदर स्थानीय समस्याओं को दूर करने हेतु 3 संस्थाएं बनाएगी। नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए, नगर पालिका परिषद उससे बड़े शहरों के लिए, नगर निगम दिल्ली जैसे शहरों के लिए। ये संस्थाएं शहरी योजना, आर्थिक व सामाजिक विकास करती है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करती है, जन स्वास्थ्य, शहरी गरीबी को दूर करना और पर्यावरण को हरा भरा बनाने का काम कौन करती है? शहर में जो नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका परिषद ये होती है। जो जिला योजना समिति, तो इस समिति का प्रमुख काम क्या है? जिले हेतु विकास योजना तैयार करना और बुनियादी ढांचे विकास और महिला एवं बाल स्वास्थ्य का ख्याल रखना, शिक्षा और कृषि विकास करना। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो एक जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, तो यार इस तरह से पढ़ो, बिल्कुल बनोगे यार, बिल्कुल बनोगे आप भी जिला कलेक्टर, राइट। अभी तो अपन इग्नू की एग्ज़ाम निकालना है। 8वां है पैसा अधिनियम। पैसा यानी यहाँ पे नोट वगैरह कुछ नहीं है। पैसा का मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में विकास करना, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का एक कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु स्वशासन सुनिश्चित करता है। अनुसूचित क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर जनजाति के लोग, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग, इसका पुराना नाम योजना आयोग था, बता दिया मैंने। इसका क्या काम है? नीति आयोग का राष्ट्रीय विकास हेतु राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ाना, उनसे बात करना, देश में सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना। सतत विकास में वही सब शामिल था ना, गरीबी हटाना, कृषि को बढ़ावा देना, है ना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, रोजगार बढ़ाना, है ना, समुद्र को साफ रखना, ये सब सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। तो इसमें भारत ने कितनी प्रोग्रेस किया वो चेक करने का नीति आयोग करता है। राज्यों को नीतिगत व तकनीकी सलाह देना। नीतिगत यानी नीतियों संबंधित। चुनाव पढ़ते हैं दोस्तों। चुनाव भी एक तरीका है, किसी देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। चुनाव शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, हम भी भागीदारी करके। साथ ही यह नागरिकों के प्रति सरकार को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों अगर हम वोट देंगे, ईमानदारी से किसी सरकार को जितवाएंगे और हम ये कहेंगे हमने तो आपको वोट दिया था फलानी पार्टी को, तो वो पार्टी आपकी बेहतरी के लिए काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, शासन प्रक्रिया में हितधारक भागीदारी के रूपों का वर्णन करें। 20 नंबर का सवाल है, बार बार पढ़ लो ये सवाल। शासन प्रक्रिया में हितधारक भागीदारी के रूपों का वर्णन करें। तो वर्तमान समाज के प्रत्येक वर्ग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु सत्ता, यानी कि जो हमारे ऊपर शासन चला रही है, और अधिकारों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र करना, अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है आज के टाइम पर। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि भाई जो पावर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी ना, वही पावर राज्यों के पास ज़्यादा आ रही है, वही पावर है गाँव तक, जिलों तक, तहसीलों तक आ रही है, अनेक अधिकारियों के पास में। इसलिए शासन में हितधारकों की भूमिका बढ़ गई है। देखो ये जो हितधारक होते हैं कौन होते हैं भाई? सवाल तो समझ में आना चाहिए, तभी तो लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे। हितधारक का मतलब होता है आपका स्टेक होल्डर, ठीक है। यानी कि जैसे कि भारत में कोई योजना बननी है, अस्पताल बनना है आपके गांव में, अब उसमें हितधारक कौन है? यानी कि जो अस्पताल से जुड़े हुए लोग होंगे वो भी तो हितधारक होंगे, जो प्राइवेट कंपनी पैसा लगा रही है वो भी हितधारक हो जाएगी, सरकार हितधारक होगी, गांव वाले उस फ़ायदा उठाएंगे अस्पताल से वो भी हितधारक होंगे। तो हितधारक भागीदारी के रूपों का वर्णन करना है। तो ये रूप देख लो, संचार पहला रूप, इसमें शासन में शामिल सभी हितधारक आपस में जानकारी साझा करते हैं संचार में। दूसरा रूप परामर्श, यानी कि किसी को सलाह देना। तो किसी भी योजना जब बनती है तो अंतिम परिणाम के लिए हितधारक अपने अनुभवों के माध्यम से परामर्श देते हैं। गांव में अगर अस्पताल बांध बन रहा है तो गांव के लोगों को भी तो पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है। जो अंतिम परिणाम होगा वो गांव वालों के अनुसार ही डिसाइड होगा। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे, भागीदारी। सभी हितधारक नीति परियोजना और नीति निर्माण में शामिल होते हैं। प्रतिनिधित्व है, प्रत्येक हितधारक समस्याओं को हल करने हेतु अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सहयोग और साझेदारी, प्रत्येक हितधारक संगठन अथवा सरकार के नीति निर्माण में सहयोग व साझेदारी करता है। सह निर्णय, यानी कि मिलकर के डिसीजन लेना, और सह उत्पादन, यानी कि देश के अंदर जितना भी मतलब सेवाओं का वितरण हो रहा है, सेवाएं बन रही है, योजनाएं बन रही है, तो उस प्रक्रिया में सभी हितधारकों का ख्याल रखा जाता है। तो हितधारक शासन प्रक्रिया के जो निर्णय होते हैं वो उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। जैसे 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब 73वां संविधान संशोधन क्या था? जिसके अंदर ग्राम पंचायत वगैरह बनाई गई थी। ग्राम पंचायत में क्या होता है? जो सरपंच होता है वो ग्राम सभा की सहायता से डिसीजन लेता है कि गांव के अंदर इस तरह से विकास करना है। केरल में जन योजना अभियान
मनरेगा योजना जो आप जानते हैं, गांव के अंदर 100 दिन का काम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, हम विकास को विभिन्न दृष्टिकोणों अथवा उपागमों के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथन का विस्तार से वर्णन करो। रट लो, ये सवाल ही रट लो, ताकि ये सवाल जैसे भी दिखे यही सेम आंसर लिखो आप। दृष्टिकोण क्या होता है? देखने का नज़रिया। दृष्टिकोण को अपन उपागम भी कहते हैं। तो आपको विकास के जो डेवलपमेंट होता है किसी भी देश में, उसके दृष्टिकोण बताने हैं। तो सबसे पहले तो विकास है, उसका डेफिनेशन बता दो। विकास निरंतर लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक समाज देश की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। इसके कुछ दृष्टिकोण समझो। नव उदारवाद, तो यह एक आर्थिक दर्शन है जो यूरोपीय उदारवादियों के बीच 1930 के दशक में लोकप्रिय हुआ था। नव उदारवाद, नव उदारवाद में क्या क्या शामिल है? राजकोषीय मितव्ययिता, यानी कि सरकार है ना सरकारी योजनाओं में कम पैसा खर्च करेगी। निजीकरण यानी कि प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया जाएगा अगर किसी देश में नव उदारवाद जैसा विकास चल रहा है तो। और विनियमन यानी कि सरकार ने जो नियम बना रखे थे उसमें बदलाव वगैरह कर देना। मुक्त व्यापार, सरकारी खर्चों में कमी, यह नव उदारवाद में शामिल होता है। राज्य बाजार में हस्तक्षेप करके बाजार सुधारों को भी लागू करेगा। यह सब एक दृष्टिकोण है, नव उदारवाद दृष्टिकोण। आगे चलते हैं। संरचनावाद, तो क्या यह राजनीतिक विज्ञान में एक सैद्धांतिक ढांचा है जो विश्लेषण करता है, इस बात का एनालिसिस करता है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं जो सोशल स्ट्रक्चर होती है वो राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करती है। जैसे कि एक देश में दोस्तों तरह तरह की संरचनाएं हो सकती है। वर्ग, जाति यानी कि डॉक्टरों का वर्ग है ना, खिलाड़ियों का वर्ग, ये सब वर्ग होते हैं। ये जाति, जेंडर, धर्म, सरकार, परिवार, शिक्षा, कानूनी प्रणालियाँ और अर्थव्यवस्था, ये सब संरचनाएं होती है। तो कुछ संरचनाओं का समाज पर दबदबा हो जाता है जिससे वहाँ का विकास नहीं हो पाता है। आप ये समझो किसी देश में अगर मान लो धर्म काफ़ी ज़्यादा हावी है, धर्म को लोग अंधों की तरह फॉलो करते हैं, मारने मिटने पर तैयार होते हैं, ठीक है। तो जो देश धर्म को बिना तार्किकता की सहायता से समझता है, अपना दिमाग नहीं लगाता उसमें, तो वो उस देश का विकास है ज़्यादा नहीं हो पाएगा। दुनिया में एग्जाम्पल देख सकते हो आप। सॉरी, आगे चलते हैं। हस्तक्षेपवाद, ये एक तीसरा दृष्टिकोण है। इससे किसी राज्य का उसके घरेलू मामलों जैसे आर्थिक, सामाजिक विकास आदि में हस्तक्षेप के रूप में समस्या, इसके लिए राज्य ये काम करता है। यानी कि जो वहाँ का जो सरकार है किसी भी देश का, वो हस्तक्षेप इंटरफेयर करती है और देश के मतलब समाज की कल्याणकारी नीतियाँ बनाती है। जैसे कि विकास की असमानता को कम करना, सतत पर्यावरण को सुनिश्चित करना। सतत पर्यावरण यानी कि मतलब जंगलों को बचाना, जानवरों को बचाना, ये सब। धन का उचित वितरण करना जिससे कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर ना हो जाए, कोई व्यक्ति ज़्यादा गरीब भी ना रह जाए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, जैसे कि पेंशन वगैरह की व्यवस्था कर देना, विकलांग विधवाओं को पेंशन दे देना, ये सब सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती है। तो ये दृष्टिकोण होता है हस्तक्षेपवाद दृष्टिकोण। आगे चलते हैं। जन केंद्रित दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने वाला एक तरीका है। सरकार लोगों के अंदर में रखकर फिर काम करती है। यानी कि मान लो किसी इलाके में पानी की कमी है, लाइक राजस्थान में बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी है, तो वहाँ पर सरकार जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएगी। यानी कि लोगों को केंद्र में रख करके उनकी समस्या को हल करेगी। जैसे कि इसमें क्या क्या शामिल है? धन का पुनः वितरण करना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, लोगों के सुशासन लागू करना। सुशासन क्या होता है कि जहाँ पे न्याय हो, आगे बढ़ने के सेम अपॉर्चुनिटी हो, भेदभाव ना हो, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, मानव अधिकारों को बचाना। आगे है सतत विकास दृष्टिकोण। तो 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग सम्मेलन में इस पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें ऐसा विकास करना शामिल था जिससे वर्तमान व भावी पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो सके। 2015 में सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए थे। 2000 ईस्वी में सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य भी तय किए गए। दोस्तों ये सवाल अलग से भी आ सकता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाता है। मानव विकास दृष्टिकोण, इसमें लोगों के अवसरों को बढ़ाने की बात की जाती है, उनके जीवन को बेहतर बनाने पर चर्चा की जाती है और इसमें मानव जीवन से जुड़े सभी पहलू शामिल होते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहलों का वर्णन करें। यानी कि भारत के अंदर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, कंप्यूटर लैपटॉप को सब लोग चलाए, इंटरनेट सब चलाए, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वही पूछा आपसे। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ाकर शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पहल है दोस्तों, पहला कदम है भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन। तो इसमें क्या कर रही है भारत सरकार, 1 जुलाई 2015 को लागू किया था भारत ने। इसका उद्देश्य क्या है डिजिटल इंडिया का, नाम से समझ में आ रहा है, लोगों के बीच डिजिटल असमानता को कम करना, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी मोबाइल लैपटॉप ये सब चला पाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ावा देना, नागरिकों के जीवन को गुणवत्ता बढ़ावा देना, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क का निर्माण, यानी कि इंटरनेट सब तक पहुँचे तेज़ स्पीड में, ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुँच सुनिश्चित हो। और जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच नहीं है वहाँ सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करना, इस शासन को लागू करना, सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना, रोजगार बढ़ाना, आयात में कमी लाना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण करना, यानी कि मोबाइल लैपटॉप बनाना, ये भी सब डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य है। युवाओं में जो संचार और प्रौद्योगिकी है कौशल बढ़ाना इसका, यानी कि कंप्यूटर वगैरह सिखा देना ताकि काम धंधा लग सके। डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है, पहल है, इसके एग्जांपल देखो, आधार कार्ड, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट, ई नाम, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन, डिजिटल लॉकर, भीम यूपीआई, है ना, किसी को पैसे वगैरह भेजने हैं लेने हैं, और ई अस्पताल, ये डिजिटल इंडिया मिशन के कुछ एग्जाम्पल है। आगे चलो, स्मार्ट शहर, यह एक मिशन है जिसे जून 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत भारत में ऐसे 100 शहरों का विकास किया जाएगा जिसमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु संसाधनों को स्मार्ट तरीके से प्रयोग किया जाएगा, जिससे वह शहर विकसित हो जाएगा। इसके उद्देश्य देखो, स्मार्ट शहर के पर्याप्त पानी होगा वहाँ पे, नागरिक सहभागिता होगी, मजबूत इंटरनेट होगा, स्मार्ट प्रकाश की व्यवस्था, यानी कि गलियों के अंदर बड़ी बड़ी लाइटें लगी होंगी, स्मार्ट यातायात प्रबंधन, स्मार्ट भवन तथा स्मार्ट मीटर प्रणाली, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट पार्किंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि कचरे का मतलब निस्तारण करना, यानी कि कचरे को हटाना, वाईफाई इंटरनेट होगा स्मार्ट शहरों में, और शहरी निगरानी, शहर के लिए अलग अलग सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या भारत सरकार की एक पहल है जिसमें, अब देखो पहले तो इंटरनेट थिंग्स का मतलब समझो, आईओटी इसको कहते हैं। आईओटी एक नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट का उपयोग वाहनों, भवनों, सेंसरों, वस्तुओं, हार्डवेयरों, सॉफ्टवेयर में होता है, जिसमें सूचनाओं व डेटा की सहायता से नागरिक रोजमर्रा के जीवन में अपने विभिन्न कार्यों को पूरा कर पाते हैं। भारत सरकार स्मार्ट शहर में आईओटी का इस्तेमाल कर रही है। आईओटी क्या होता है भाई, क्या चीज़ आईओटी? देखो, गाड़ियों के अंदर मान लो बरसात आ जाए तो वाइपर अचानक से चलने लग जाए, गाड़ी में कुछ इस तरह का सिस्टम लगाओ, हमें बता दे बरसात आने वाली है, ठीक है, या सरकार ने कुछ अनाउंस किया है वो, तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग है। यानी कि जो हमारे बिजली से चलने वाले जितने भी गैजेट है, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप ये सब, इनमें सेंसरों का यूज कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर शासन में उसका प्रयोग हो तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, समकालीन समय में शासन में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, टिप्पणी करें। 20 नंबर का सवाल, या फिर इसको घुमा के भी पूछ सकता है, सेम आंसर होगा। शासन में मीडिया की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें, ठीक है। मीडिया यानी कि जो अखबार है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से शासन प्रभावित होता है, कितना प्रभावित होता है, ये सब लिखना आपको, रट लेना सवाल 20 नंबर का। समकालीन समय में यानी कि आज के टाइम पर मीडिया एक बहुआयामी भूमिका निभा रहा है, यानी कि तरह तरह के काम मीडिया के हो गए हैं। यह नागरिकों को सूचित करने, सत्ता को जवाबदेह बनाने, सार्वजनिक चर्चा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में काम करता है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पर सरकारों पर दबाव बनाया जाता है, राइट, और सरकार नागरिकों के लिए जो कल्याणकारी नीतियाँ होती है वो लेके आती हैं। और मीडिया क्या करता है, लोगों को आपस में डिबेट करवाता है। आप देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पे लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो ये मीडिया एक मंच उपलब्ध करवाता है लोगों को, ताकि सार्वजनिक बहसों में लोग हिस्सा ले सके और शासन की प्रक्रिया में योगदान दे सके। तो मीडिया के क्या क्या काम है, मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दी है, आप दोस्तों इसको अच्छे से खोल के लिख देना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, राइट। नागरिकों को सूचना देना, यानी कि दोस्तों हमें मौसम से संबंधित, युद्धों से संबंधित, किसी घटना से संबंधित
मीडिया ही सूचना देती है, टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये सब। सत्ता को जवाबदेह बनाना, यानी कि हमारे ऊपर जो शासन कर रहे नेता वो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उनको पता है गलत कानून, गलत नियम बनाए तो जनता हमें, मीडिया हमें छोड़ेगी नहीं। सार्वजनिक संवाद को आकार देना, पब्लिक में डिबेट करते हैं लोग। सार्वजनिक बहस को सुविधाजनक बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, यानी कि सरकार है दोस्तों खुलापन रखेगी, ठीक है, योजनाओं के बारे में बताएगी, आने वाले दिनों के अंदर क्या प्लान कर रही है सरकार वो भी बताएगी, तो मीडिया के माध्यम से ही बता पाती है वो। सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयाँ उपस्थित है, ठीक है, मीडिया उनको अखबारों में दिखाता है, सरकार उन पर संज्ञान लेके कार्यवाही करती है। ई शासन को आगे बढ़ाना, ई शासन यानी कि दोस्तों जिसमें जो फाइलें थी दफ्तरों की उनका डिजिटलीकरण कर दिया, वो ई शासन कहलाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, ये सब क्या है, ई शासन ही तो है। सरकार आपको व्यवस्था दे रही है इंटरनेट के माध्यम से, वो ई शासन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या करें और पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रासंगिकता का उल्लेख करें। देखो, जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या करें, अवधारणा यानी कि आपको परिभाषा इसकी बतानी है, पारदर्शिता, और फिर इसका इसी का दूसरा पोर्शन है पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रासंगिकता का उल्लेख करें। सॉरी, कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है पारदर्शिता व जवाबदेहिता का शासन में। दो सवाल है इसमें छोटे छोटे। तो जवाबदेही का मतलब बता दो कि शासन में इसका अर्थ सत्ता में बैठे लोगों जैसे कि सरकारी अफसरों, नेताओं के दायित्व से है, ताकि वो अपने कार्य हेतु और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार बन सके जनता के लिए, और वो जनता की सेवा कर सके, ये जवाबदेही कहलाती है। मान लो आप घर वालों के प्रति जवाबदेह हो, यानी कि आप उनको रिजल्ट ला के दोगे, अच्छा आप पास हो जाओगे बेहतर नंबर से, आप नौकरी लग जाओगे, उनकी सेवा करोगे, तो आप जवाबदेह हो ना उनके प्रति, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, राइट, वो हमारे प्रति जवाबदेह है, वो हमारी हमारी सेवा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। जवाबदेही का मतलब जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य। सत्ता में बैठे लोग जनता की भलाई हेतु काम करें, तो जवाबदेही से शक्तियों पर लगाम लगती है दोस्तों। अफसरों से उम्मीद की जाती है कि अपना काम ईमानदारी से करें, भ्रष्टाचार ना करें। आगे चलते हैं, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की प्रासंगिकता देख लो। प्रासंगिकता यानी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है इसकी, क्यों होना चाहिए किसी देश में पारदर्शिता व जवाबदेही। तो पहला है विश्वास और वैधता का निर्माण। वैधता यानी कि वैलिड होना, किसी चीज़ का मान्यता मिलना। इनसे नागरिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि सरकार कैसे काम करती है और निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इससे जिससे जनता में विश्वास और वैधता बढ़ती है तथा शासन प्रक्रिया में नागरिक अधिक भागीदार बनते हैं। भ्रष्टाचार का मुकाबला, तो जब अफसरों के काम जो होते हैं वो जांच के दायरे में आ जाते हैं, तो वहाँ के जो अफसर वो भ्रष्टाचार कम करते हैं। इससे अफसर सरकारी योजनाओं में सभी खर्चों को सरकार के सामने सही सही प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड, नागरिक भागीदारी बढ़ाना। इससे जनता नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया में खुद को शामिल करके लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। चौथा है दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। इससे सरकार बेहतर निर्णय लेकर संसाधनों का उचित प्रबंधन करती है, जिससे योजनाओं की दक्षता व प्रभावशीलता बढ़ती है, यानी कि सरकार कोई भी स्कीम लेके आती है वो बेहतर तरीके से लागू कर पाती है सरकार। आगे चलते हैं, सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करना। समाज की भलाई हेतु गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का वितरण किया जा सकता है, जिससे समाज के गरीबों तथा वंचित समूहों का कल्याण होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करें। देखो, मूल्यांकन जब भी वर्ड आता है ये सवाल आया हुआ है, रिपीट हो सकता है दोस्तों, और मुझे लगता होगा तभी मैंने लिखा है यहाँ पे। मूल्यांकन में बताना है आपको कि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इनके काम बता दो और इनके क्या सामने चुनौतियाँ आ रही है वो सब बता दो। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 संस्थानों का निर्माण करके शहरों में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। शहरी स्थानीय निकाय काम देख लो। शहरी नियोजन यानी कि किसी शहर में अस्पताल, सड़कें बनाना और विकास करना, सार्वजनिक सेवाएं देना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, भूमि का उचित रूप से उपयोग करना, केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य से बुनियादी ढांचे का विकास करना, टैक्स को कलेक्ट करना तथा टैक्स को लगाना जनता पर और जनता की समस्या को सुनना, ठीक है। ये सब आप एक एक दो दो पॉइंट लिख सकते हो इनमें, ठीक है। अब भाई मैं सब लिखने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सब शहरी स्थानीय निकाय काम होते हैं, यानी कि जो आपकी नगर पंचायत थी और या फिर नगर निगम थी, इनके ये काम है, तो काम लिख दो ये। फिर आगे चलते हैं, इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ, पैसों की कमी आती है इनके पास, क्षमता निर्माण का अभाव यानी कि इनके पास में अफसर वगैरह नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण यानी कि एक ही आदमी को 10 काम दे देती है, भ्रष्टाचार व पारदर्शिता का अभाव यहाँ पे,
राइट। भ्रष्टाचार, काफ़ी ज़्यादा पैसे खा जाते हैं लोग नगर निगम, नगर पालिका वगैरह में। और जन भागीदारी का अभाव, यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन तथा स्थानीय शासन के आयामों का परीक्षण करें। मुझे लग रहा है दोस्तों ये सवाल आपको दिख जाएगा पेपर के अंदर। ये आयाम क्या है? आयाम यानी कि डायमेंशन या पहलू या साइड। विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन के जो आयाम होते हैं, जैसे कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कार्यात्मक और वित्तीय विकेंद्रीकरण, इनका मतलब बता दो तो आपका सवाल हो जाएगा। तो विकेंद्रीकरण का मतलब तो बता दो सबसे पहले। जब शासन में उच्च स्तर से यानी कि केंद्र सरकार के स्तर से और निम्न स्तर तक यानी कि गांवों तक अधिकारों व शक्तियों का हस्तांतरण हो तो इसे विकेंद्रीकरण कहलाते हैं। इसके आयाम देखो आप। राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यह एक प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक शक्ति और निर्णय लेने के अधिकार को केंद्र सरकार से राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में 73वां संविधान संशोधन व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो केंद्र सरकार है वो अधिकार और शक्तियाँ वो राज्य सरकारों को भी दे, है ना। राज्य सरकार फिर जिला स्तर पे, जिला स्तर से ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल से आगे गांव तक सभी के पास अधिकार हो। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, तो इसमें सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए प्रशासनिक अधिकार व जिम्मेदारियां शासन के उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर के जो अफसर होते हैं उनके बीच में बटी हुई होती है। तीसरा है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। जब सार्वजनिक सेवा वितरण में कार्यों का बंटवारा उच्च स्तर से निम्न स्तर के बीच में होता है, मतलब केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी होंगे उनके काम होंगे, राज्य सरकार के कुछ अधिकारी उनके काम होंगे, जिला स्तर के, गांव स्तर के कुछ अधिकारी उनके काम होंगे। तो इस तरह से कामों को बांट देना कार्यात्मक विकेंद्रीकरण कहलाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण, राजस्व संग्रह यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना और वे यानी कि खर्चों के लिए निर्णय लेने की जो शक्ति और जिम्मेदारियां हैं वो अगर उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ आ जाए तो वित्तीय विकेंद्रीकरण कहलाते हैं, ताकि दोस्तों सभी राज्यों का समान रूप से विकास हो सके और किसी भी संस्था के पास कोई फंड की कमी ना हो। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रासंगिकता को उजागर करे। आया हुआ सवाल आ सकता है। देखो CSR का मतलब क्या है, यानी कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां जिस देश व समाज में रहकर व्यापार व्यवसाय करती है उस समाज की बेहतरी हेतु कुछ पैसा है वो उस देश को देती है, समाज को देती है। जैसे कि किसी देश में भूकंप आ गया तो प्राइवेट कंपनियां भूकंप में योगदान देंगी। CSR की आज क्या प्रासंगिकता है ये आप पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर देना। मैंने हेडिंग लिख दिया सिर्फ, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बढ़ती है। कोई भी कंपनी, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, अगर वो 100 रुपये में 1 रुपये भी है दान दे रही है समाज के लिए तो वो पारदर्शिता जवाबदेहिता को बढ़ाएगी। हितधारक सहभागिता पर जोर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों जितने भी हितधारक है जो रिलायंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। कंपनी का नैतिक व्यवहार अच्छा बनता है, यानी कि कंपनी है वो अच्छे नियमों पर, मतलब दान देना तो अच्छी बात होती है ना। भूकंप आ गया, रिलायंस कंपनी ने पैसा दे दिया, अच्छी बात है, नैतिक व्यवहार उनका अच्छा माना जाएगा। कंपनियों की इमेज अच्छी बनती है अगर दान देती है तो कंपनी। ब्रांड वैल्यू बढ़ती है कंपनी की, कंपनियों पर ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ता है, कंपनियों ने अपने कानूनी दायित्वों को भी पूरा किया है। ये इसकी प्रासंगिकता है, यानी कि दोस्तों भारत सरकार ने भी ये मतलब कानून वगैरह बना रखे हैं। अगर कोई कंपनी मान लो 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपये कमाए, उसकी लिमिट सेट है, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कोई कंपनी अगर 1000 करोड़ रुपए कमा रही है तो उसको 1% हिस्सा है वो समाज की बेहतरी के लिए देना पड़ता है। ये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कहलाता है। तो ये सब इसकी प्रासंगिकताएं थी। समावेशी समाज के लिए संवैधानिक ढांचा व संस्थानिक ढांचे को बताइए। 20 नंबर का सवाल है दोस्तों। एक ऐसा समाज जिसमें समानता, न्याय, विकास करने के अवसर समान रूप से उपलब्ध हो समावेशी समाज कहलाता है, जिसमें समाज का प्रत्येक इंसान शामिल होता है। आगे चलते हैं। समावेशी समाज के लिए संवैधानिक ढांचा देख लो। मौलिक अधिकार, देखो समावेशी समाज कब बनेगा, संविधान ने क्या कोशिश की है वो सब लिखना है इस हेडिंग में, ये सब देख लो आप। तो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं, जैसे कि कानून के सामने समानता अनुच्छेद 14 में है, आर्टिकल 15 में भेदभाव खत्म करना, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है, छुआछूत अस्पृश्यता को खत्म करना अनुच्छेद 17 में है। आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय और कल्याण, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जिसको आप DPSP बोलते हो वो सामाजिक न्याय व असमानता को दूर करते हैं। रोजगार में आरक्षण देना SC ST लोगों को, ये प्रोविजन है ना संविधान के अंदर। सकारात्मक नीतियाँ बनाना, ये मतलब जो सरकार है वो अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाए, संविधान है ये कहता है, तभी तो समावेशी समाज बनेगा। और कानूनी सुरक्षा,
संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा न्यायपालिका करती है। आगे स्थानीय स्वशासन, संविधान हमें अनुमति देता है कि शासन के निचले स्तर तक भी लोग नीति निर्माण में शामिल हों। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, तो उससे समावेशी समाज ही तो बना है। संस्थानिक ढांचा, समावेशी समाज बनाने के लिए भारत में जल व वायु की गुणवत्ता, ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि कचरे का निपटान, सुरक्षित परिवहन और भूमि उपयोग सही रूप से करना, सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हैं। देखो संस्थानिक ढांचे के अंदर क्या लिखने हैं कि देखो भाई एजुकेशन सेक्टर को अच्छा करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को अच्छा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन क्षेत्र को अच्छा करने के लिए सरकारों ने नियम कानून बनाए हैं ना, वही संस्थानिक ढांचा कहलाता है और इसी से समावेशी समाज बनेगा। बेरोजगारी कम करने, अपराध खत्म करने, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने अनेक योजनाएं कार्यक्रम बनाई हैं। अब देख लो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है, इससे भी समावेशी समाज बनता है, इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी। भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ये आदेश निर्देश दिए हैं कि वे समाज व देश की बेहतरी के लिए अपने कुल लाभ में यानी कि जितना ही प्रॉफिट है वो जितना पैसा छापती है, कुछ पैसा है वो समाज की बेहतरी के लिए हमें दे दे, CSR कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित पे आपको टिप्पणी लिखना है। इसमें नागरिक चार्टर ये काफ़ी बार पूछा गया है और इसको नागरिक घोषणा पत्र भी कहते हैं या सिटीजन चार्टर भी कहते हैं। देखो सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर एक ही बात है और नागरिक घोषणा पत्र भी इसी को कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको और अच्छे से बता देता हूँ आपको। कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है यार मैंने वास्तव में कमेंट करना, ठीक है। और आपका कमेंट है मुझे मोटिवेशन देगा और आपके लिए आने वाले टाइम पे भी ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी सरकारी संगठन या विभाग के द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के मानक, यानी कि दोस्तों ये जो सेवा है ये समाज के किस व्यक्ति को मिलेगी, कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा, ठीक है, वो मानक होते हैं। समय सीमा, जवाबदेही के बारे में जानकारी होती है। इसे सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में लागू किया गया था नागरिक चार्टर को या नागरिक घोषणा पत्र को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है, उसमें लिखा होता है कि सरकार आने वाले टाइम पे नागरिकों लोगों की भलाई करने के लिए ये योजनाएं लागू करेगी, ये सब लिखा होता है। सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र के उद्देश्य देखो, नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। नागरिक सेवा क्या होती है? शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर देना, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कर देना, है ना, स्वच्छता का ख्याल रखना, पारदर्शिता व जवाबदेहिता को बढ़ाना, नागरिकों की शिकायतों को दूर करना, नागरिक सेवाओं को समय पर पहुंचाना। भारत में भी नागरिक चार्टर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा बनाया जाता है, जैसे पासपोर्ट सेवा और बैंकिंग सेवा। इस पेपर का दोस्तों मेरी तरफ से ये लास्ट सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम, मतलब सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 10 नंबर का सवाल है। तो भारत के जो नागरिक है ना, नागरिकों के पास किसी सरकारी विभाग से संबंधित अगर इनको जानकारी चाहिए तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम ये हमें अधिकार देता है इस बात का। इसके लिए भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया था। इसके उद्देश्य देखो, सूचना के अधिकार अधिनियम, आप तो ये समझो कि आपको गवर्नमेंट का किसी कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि महिला और बाल कल्याण, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है सरकार का, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कि देश के अंदर इतनी मतलब कितनी महिलाएं ऐसी है कि जो मतलब 12वीं पास करके पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है। सरकार ने महिलाओं की भलाई के लिए 1 साल के अंदर क्या क्या काम किए हैं, तो मान लो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने एक अधिनियम या एक एक्ट बनाया है 2005 में। तो इसी का उद्देश्य पढ़ रहे हैं, सूचना तक पहुँच, नागरिकों को मजबूत बनाना और शासन में बेहतर भागीदारी करने में सक्षम बनाती है नागरिकों को। यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों यानी कि जो सरकार की एजेंसियां रहती हैं उनको अपने कामकाज के बारे में जानकारी साझा करनी पड़ती है नागरिकों को, जिससे वे अधिक जवाबदेह बनते हैं। इससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। कोई भी नागरिक को अगर कोई सूचना चाहिए तो वह केंद्र अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है, यानी कि एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी किसको, केंद्र या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी को, और फिर इन्फॉर्मेशन आपको 30 दिन के भीतर मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको हर प्रकार की सूचनाएं थोड़ी मिलेगी। अगर आप पूछ रहे तो भारत के पास हथियार कितने हैं, है ना, कोई गुप्त सूचना आपको नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मल सूचना मिल सकती है। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित गोपनीय सूचनाएं भारतीयों को नहीं मिल सकती हैं। तो दोस्तों मुझे इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहे। तो कैसी लगी यार मेहनत, ठीक है, आप भी मेहनत करना, आपके भी तगड़े नंबर आएंगे, ठीक है, सब याद कर लेना दोस्तों। और दिसंबर 2024 का पेपर भी याद कर लेना, लगभग सारे सवाल यहीं से बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और किसी ने पूछा है कि सतत मानव विकास क्या होता है, वो भी मैं बता देता हूँ, याद रख लेना, ये भी सवाल आया हुआ है काफ़ी बार, सतत मानव विकास, ठीक है।
तो मतलब ऐसा विकास जो मानव को केंद्र में रख करके किया जाता है। सतत मानव विकास में मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व्यवस्था ये सब देना शामिल होता है। इस तरह से आप लिख देना सतत मानव विकास में, ठीक है। तो दोस्तों यही मेरी तरफ से गेस पेपर में सवाल थे, है ना। और आपको मेहनत पसंद आई है यार तो आप लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आप कमेंट कर देना यार, ठीक है, एक प्यारा सा, ताकि वीडियो की रीच बढ़े, काफ़ी लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो मेरी तरफ से इतना ही, चलते हैं यार, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, ठीक है। पेपर को अच्छा करना है, बेहतर करना है, राइट, तभी आपकी और मेरी मेहनत कामयाब होगी। थैंक यू।